हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल बाइटबिट्स के ऊपर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकर्स एल्गोरिदम की। अब सिंपल मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हम लोगों ने इससे पहले शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़े, बैंकर एल्गोरिदम उनकी तरह नहीं होता, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटीज चेक करते हैं कि कौन सा टास्क पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई टास्क चल रहा है तो क्या उसके पास इनफ रिसोर्सेज भी है कि हम उस टास्क को चला सके। अगर हम इस तरह नहीं करें तो हमारे पास क्या होता है, डेडलॉक होता है। अब इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, उस पर हम बेकर एल्गोरिथम को समझेंगे कि काम किस तरह से करता है, उसके बाद इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और लास्ट में इसका गैंट चार्ट भी ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से मतलब किसके बाद कौन से प्रोसेस के बाद अगर हम कौन सा प्रोसेस चलाते हैं तो हमारे पास डेडलॉक्स नहीं होते। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन के बाद आपको डेडलॉक भी थोड़ा सा समझा दूंगा, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि डेडलॉक एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। इट इज यूज्ड in operating systems to avoid deadlocks when multiple processes requests resources like CPU, memory और printers। जब डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहते हैं, एक किसी को मेमोरी चाहिए होती है, किसी को सीपीयू चाहिए होता है, किसी को प्रिंटर्स चाहिए होते हैं, तो हमें किस टाइम पे किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स देना है ताकि हमारे पास डेडलॉक ना आए। अब डेडलॉक टाइम आपने याद रखनी, इसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि डेडलॉक एक्चुअली में होता क्या है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। एवरी प्रोसेस टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स मैक्सिमम रिसोर्स नीड। जो भी हमारे पास प्रोसेस होगा P1, P2, P3 या P4 जो भी होगा, ठीक है, वो सिस्टम को बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि मुझे इतने जो है रिसोर्सेज चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स इतनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स इफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज आर अवेलेबल विदाउट लीडिंग टू डेडलॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि जितने इसने मुझसे रिसोर्सेज मांगी है, क्या मेरे पास वो रिसोर्सेज मौजूद भी है या नहीं। पहले वो चेक करेगा, अगर उसके पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल है तो क्या करेगा, वो देखेगा कि मैं मतलब सेफ है, मैं इसको इतने रिसोर्सेज एलोकेट कर सकता हूँ, तो क्या करेगा, प्रोसीड करेगा, उसको रिसोर्सेज दे देगा उस प्रोसेस को। लेकिन अगर उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वेट करेगा जब तक बाकी रिसोर्सेज फ्री नहीं होती और उस प्रोसेस को पूरे रिसोर्सेज कंप्लीट करके नहीं देता। अब हम इसके बाद समझते हैं कि डेडलॉक एक्चुअली में होता क्या है। सो फ्रेंड्स, डेडलॉक एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा समझते हैं ताकि हमें बैंकर एल्गोरिथम की समझ आ जाए। पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। अ डेडलॉक हैपेंस, डेडलॉक तब होता है व्हेन टू और मोर रिसोर्सेज, जब ये दो या दो से ज्यादा रिसोर्सेज स्टक हो जाते हैं। किस तरह स्टक होते हैं, वेटिंग फॉर रिसोर्सेज दैट अदर प्रोसेस आर होल्डिंग। उनको वो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं जो किसी और प्रोसेस ने होल्ड कर रखी होती है। एंड नन ऑफ देम कैन प्रोसीड, और उनमें से कोई भी प्रोसीड नहीं कर सकता। एक प्रोसेस को वो रिसोर्सेज चाहिए जो दूसरे के पास पड़ी है, और दूसरे वाले को वो रिसोर्सेज चाहिए जो इसके पास खुद पड़ी हुई। तो अब ना तो ये रिसोर्सेज रिलीज कर रहे हैं, ना इसको दूसरे वाले रिसोर्सेज जो है मिल रही है। अब यहाँ पे सिस्टम स्टक हो जाता है और वो प्रोसीड नहीं कर पाता। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास समझने के दो रिसोर्सेज है, R1 एंड R2, ठीक है, और दो हमारे पास प्रोसेस है P1 एंड P2। अब P1 को चाहिए R1 रिसोर्स। P1 रिक्वेस्ट करता है कि मुझे R1 की रिसोर्स दे दो, लेकिन R1 जो रिसोर्स है वो किसको मिली हुई है, P2 को मिली हुई है। और P2 को चाहिए R2 रिसोर्स, ठीक है, P2 रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे R2 की रिसोर्स दो, लेकिन R2 की जो रिसोर्स है वो P1 को मिली हुई है। अब P1 को भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए प्रोसीड करने के लिए, P2 को भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए प्रोसीड करने के लिए, लेकिन इनमें से एक P1 को मिली है और एक P2 को मिली है। और जो इनको मिली है वो तो ये रिलीज नहीं कर रहे, इनको दूसरी वाली चाहिए, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब तक इनमें से एक भी प्रोसीड नहीं करता, हमारे पास ये कंडीशन डेडलॉक होगी। और इस केस में ये दोनों जो है यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, क्योंकि इनको एक एक रिसोर्स मिली है और दूसरी जो इनकी रिसोर्स है वो इनको चाहिए, लेकिन वो किसी और प्रोसेस के पास है। तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, डेडलॉक आ गया। मुझे उम्मीद है आपको डेडलॉक थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि डेडलॉक को अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं बैंकर एल्गोरिथम को अप्लाई करके। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे पास इस केस में कोई डेडलॉक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर डेडलॉक आ रहा है तो उसको हम लोग अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं। अभी हमें एक क्वेश्चन मिला है जिसमें हमारे पास एलोकेटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्सेज है। वो रिसोर्सेज जो इन प्रोसेसेस को अलोकेट हो चुके हैं, कितने इनको और चाहिए, ठीक है, और कितनी हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है। इनके अलावा ये P1 के अवेलेबल रिसोर्सेज जो है नहीं है, ये टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज है जो इनको अलोकेटेड है, और मैक्सिमम रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस केस में देखो कि हमारे पास ए बी सी डी हमने क्यों लिखा है। ए बी सी और डी हमने एग्जांपल के थ्रू लिखा है। ए हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो सकता है, बी हमारे पास कैशे हो सकती है, सी सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है, मेमोरी हो सकती है। डिफरेंट हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं जो इनको एक साथ चाहिए होते हैं किसी प्रोसेस को अपना काम कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमने कहा कि हमको ए बी सी डी से यहाँ पे डिनोट किया ताकि हम लोग इजिली इसको सॉल्व कर सके। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा पहला टास्क होगा वो ये होगा कि हमारे पास टोटल एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं ये हमने कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको सम अप करेंगे। अब हमने सम अप ऐसे करना है कि डी को अलग से सम करना है, सी को अलग, बी को अलग और ए को अलग। डी को पहले सम करते हैं, 2 + 4 6,
6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 कितना होता है 12 होता है। फिर दूसरे वाले करेंगे सी का हमारे पास 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। और बी का देखेंगे तो बी का हमारे पास 6 प्लस 3 9 होता है, और ए का हमारे पास 1 प्लस 1 जो कि 2 बनता है। ये हमारे पास टोटल एलोकेटेड रिसोर्सेज आ गई हैं। मैक्सिमम रिक्वायर्ड वैसे छोड़ देना है, अवेलेबल की तरफ आते हैं। पे हमारे पास ये अवेलेबल है और ये हमने एलोकेट कर दिए। अब हम इस केस में क्या करेंगे, हमारे पास सबसे जो पहला टास्क होगा वो है फाइंड करना कि हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितनी है, टोटल रिसोर्सेज हैं कितनी, हमें पहले ये फाइंड करना है। ठीक है, तो टोटल रिसोर्सेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हमने एलोकेट की और जो हमारे पास पड़ी है, जितनी हमने दे दी है और जो रिसोर्सेज हमारे पास पड़ी है उन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल रिसोर्सेज जो है आ जाएंगे। अब पहले हमारे पास क्या है, टोटल एलोकेटेड, टोटल एलोकेटेड कितनी है हमारे पास 2 9 10 एंड 12, 2 9 10 एंड 12, ऊपर आपने लिख देना ए बी सी डी। और हमारे पास अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल हमारे पास है 1 5 2 एंड 0। इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास 12 12 14 और 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये हमारे पास कितनी है टोटल रिसोर्सेज है। अच्छा, टोटल रिसोर्सेज हमने क्यों फाइंड किया, टोटल रिसोर्सेज इस वजह से फाइंड की, जब हम एल्गोरिथम को कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में जो हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगी सारे प्रोसेस होने के बाद वो इसकी इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इसकी इक्वल है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर वो इसकी इक्वल नहीं है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। ये एक तरह का आपका चेक है कि आप अपने क्वेश्चन को खुद ही चेक कर सकते हो कि आपने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। नेक्स्ट जो हमारे पास काम होगा वो है नीड मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना। अच्छा, अभी नीड मैट्रिक्स क्या है, अवेलेबल तक तो हम लोग आ गए, नीड क्या है। नीड को सिंपली समझते हैं कि हम अब देखो इसको जो है हमारे पास 0 0 1 2 रिसोर्सेज मिल चुकी है और मैक्सिमम इसको इतनी चाहिए, तो अब कितनी इसको और चाहिए, कितनी इस प्रोसेस को नीड है, बाकी रिसोर्सेज को कितनी चाहिए, वो हमारे पास आएगा नीड मैट्रिक्स में। नीड मैट्रिक्स का कैलकुलेशन क्या होती है, एलोकेटेड माइनस मैक्सिमम। ठीक है, नीड में हम क्या करते हैं, जो एलोकेटेड होते हैं, जितने रिसोर्सेज मिले हैं उससे माइनस करते हैं मैक्सिमम रिक्वायर्ड को। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इसको इसका जो ए है इसको इसके ए से माइनस करना है, फिर बी को बी से, फिर सी को सी से, डी को डी से, और आंसर आपने वहां पे लिख देना है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसको देखें 0 0 1 2 और यहाँ पे 0 0 1 2, तो हमारे पास जितनी एलोकेटेड है उतनी मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी और नीड नहीं है, जितनी हमें चाहिए थी उतनी ऑलरेडी मिल चुकी है। अब इसको मैक्सिमम कितनी चाहिए, 1750 चाहिए, और इसको कितनी मिली है, सिर्फ 1 मिली है। तो कितनी चाहिए इसको, और इस 1 को इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, फिर बाकी तीनों 0 है तो ये हम लोग एज इट इज लिख देंगे 750, इतनी इसको और जो है नीड है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, 1 को 2 से माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर 3 से जो है 3 को माइनस करेंगे 0 बचेगा, और 5 से जो है 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, फिर 4 से 6 को माइनस करेंगे हमारे पास 2 बचेगा। आपने नहीं देखना कि 4 माइनस 6 है तो माइनस 2 बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 वाला कोई सीन नहीं है, आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने रिसोर्सेज और जो है हमें यहाँ पे चाहिए। फिर आते हैं P3 की तरफ, 0 6 3 2, 0 को 0 से माइनस करेंगे 0, फिर 6 को 6 से 0, फिर हमारे पास 3 को 5 से माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से 0 बचेगा। अब आते हैं P4 की तरफ, P0 P1 P2 P3 हो चुका है, P4 की तरफ आते हैं। अच्छा, पहला वाला 0 है तो 0 आएगा दोनों का, फिर 0 से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 1 से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से जो है 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने टोटल रिसोर्सेज भी कैलकुलेट कर लिए और नीड मैट्रिक्स भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। अब हमने क्या करना है, चेक करना है P0 से लेकर P4 तक कि कौन से प्रोसेस जो हम इस टाइम पे चला सकते हैं और कौन सा प्रोसेस हमने बाद में चलाना है। फिलहाल वो जो है नहीं चलेगा क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी नहीं है। अब चलते हैं उसकी तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है गैंट चार्ट को ड्रॉ करना। गैंट चार्ट ड्रॉ करने का क्या फायदा होता है, हमें ये पता चलता है कि कौन सा प्रोसेस जो है किस टाइम पे रन करेगा, किस प्रोसेस के बाद कौन सा जो है प्रोसेस रन होगा, पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, चेक भी करेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले चलेगा और कौन सा जो है बाद में चलेगा। चेक हमारे पास फॉर्मूला होता है नीड इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल, नीड इज लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। अगर हमारे पास जितनी नीड है
उससे ज्यादा हमारे पास अवेलेबल है या उसके इक्वल अवेलेबल है तो ही वो प्रोसेस रन कर सकते हैं। दोबारा समझे, जितनी हमें रिसोर्सेज की नीड है, अगर उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है या उससे ज्यादा अवेलेबल है तो तभी वो प्रोसेस चल सकते हैं। और हम साथ में उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं बार बार उसको मिटा के आगे चलूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने सेम पहले ये लिखना है, उसके बाद उसका गैंट चार्ट जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, P0 की तरफ आते हैं। अच्छा, P0 को देखने के लिए सबसे पहले हम देखना है कि हमें P0 में नीड कितनी है। P0 में हमारे पास नीड कितनी है, 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0, मतलब A B C और D में कितने चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अवेलेबल हमारे पास कितने हैं रिसोर्सेज हैं इस टाइम पे, 1520 1520 ये हमारे पास अवेलेबल है और हमें नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रू कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है चल गया। अब P0 चल गया, ठीक है, P0 का काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो P0 को जितने रिसोर्सेज मिले थे हम वो वापस ले लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, अवेलेबल इज इक्वल टू एलोकेटेड। ये फार्मूला मैं एक बार लिख रहा हूं, आपने इसको ध्यान से देख लेना, फिर बाद में अपने इसी हिसाब से करने। एलोकेटेड प्लस अवेलेबल। अब यहाँ पे आपके पास पहले अवेलेबल कितने, ये, ठीक है, इसमें अवेलेबल हमारे पास ये, लेकिन हम क्या करेंगे, जितने हमने P0 को एलोकेट किए थे हम उसको क्या कर देंगे, अवेलेबल में ऐड कर देंगे। एलोकेटेड रिसोर्सेज कितने हैं P0 को, 0 0 1 एंड 2, 0 0 1 2 प्लस अवेलेबल कितने हमारे पास 1520। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 1532। अब इस टाइम पे हमारे पास अवेलेबल जो है अपडेट हो जाएगा और हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल इस टाइम पे, 153 एंड 2। ये मैं यहाँ पे ऐसे रफ में लिख रहा हूँ, आप लोग कहीं भी इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम पे क्या है, अभी अवेलेबल है। पहले इतने अवेलेबल थे, लेकिन जब P0 का काम खत्म हुआ तो हमारे पास जो है इतने बच गए। और जैन चैट में हम क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या रन किया था, P0 रन हो चुका है। अब P0 का काम यहाँ पे हो गया खत्म। अब आते हैं P1 की तरफ। ठीक है, अच्छा अभी आप देखना है P1 में हमारे पास कितने जो है रिसोर्सेज है, नीड कितनी है P1 में, P1 को कितनी नीड है हमारे पास, 0750 हमने पहले ही फाइंड करके रखा हुआ है, 0750 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू कितने अवेलेबल है हमारे पास, 1532। पहली बार में इतने अवेलेबल थे, लेकिन जब हमने दोबारा इसको ऐड किया था P0 के लिए तो हमारे पास इतने अवेलेबल हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हमें 0 नीड है, 1 है उसके पास, हमें नहीं चाहिए। 7 नीड है हमें, जो हमारे पास B है, ठीक है, B में कितने चाहिए रिसोर्सेज, 7 चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितने हैं, 5। तो ये नहीं चल सकता, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कर देंगे, इसको फॉल्स कर देंगे अभी। ठीक है, P1 चल गया, P0 चल गया, P1 नहीं चला अभी तक। अब हम दोबारा आएंगे किसकी तरफ, P2 की तरफ। तो P2 में हमारे पास जो नीड है वो कितनी है, 100 एंड 2, P0 P1 एंड फिर P2 की तरफ हम लोग आते हैं। नीड हमारे पास है 1002 और अवेलेबल कितने हमारे पास इस टाइम पे, 1532। पिछली बार अवेलेबल अपडेट नहीं हुआ था क्योंकि P1 नहीं चला था, हम इसको दोबारा से ही सेम लिखेंगे, 153 एंड 2। ठीक है, अब हमारे पास ये चलेगा या नहीं चलेगा, हमें एक की नीड है और एक इसके पास मौजूद है। फिर हमें बी नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए, डी हमारे पास 2 चाहिए, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे। ट्रू करने के बाद हमारे पास P0 के बाद कौन सा चला, P2 चला। ठीक है, हमने वहां पे भी नोट कर लिया। और अपने क्या करना है, अवेलेबल रिसोर्सेज को अपडेट करना है। किस तरह करेंगे, अवेलेबल इज इक्वल टू, अवेलेबल को किसके इक्वल करेंगे, एलोकेटेड प्लस अवेलेबल की। एलोकेटेड कितने हैं P1 को, 1 3 5 एंड 4 है। पहले हम क्या करेंगे, अवेलेबल लिखेंगे, अवेलेबल इस टाइम हमारे पास 1532 है, प्लस एलोकेटेड कितने हैं 1 3 5 एंड 4, 1 3 5 4। अच्छा, अब हम एलोकेटेड को यहाँ पे वापस क्यों ला रहे हैं, क्योंकि P2 का काम यहाँ पे खत्म हो गया। P2 ने जितने रिसोर्सेज अक्वायर किए थे पहले, वो क्या करते हैं, उनको रिलीज कर देगा। तो रिलीज होने के बाद वो दोबारा से आएंगे, अवेलेबल में आ जाएंगे। 1 + 1 2, 5 + 3 8, 3 + 5 8, 2 + 4 6। अब हमने क्या करना है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज पहले थे अवेलेबल उसको अपडेट कर देना। अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास अभी है 2 8 8 एंड 6। अब हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है और P2 भी यहाँ पे जो है खत्म हो चुका है, P2 रन हो चुका है। अब चलेंगे P3 की तरफ। अब P3 में हमने देखना है कि हमारे पास नीड कितनी है, P0 P1 P2 P3। नीड हमारे पास सिर्फ
दो रिसोर्सेज की हैं जो कि सी के अंदर आ रहे हैं, और अवेलेबल हमारे पास कितने हैं 2886। हमें दो रिसोर्सेज चाहिए सी के, और यहाँ पे दो रिसोर्सेज अवेलेबल है सी के अंदर 8 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको ट्रू करेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चल जाएगा। और हम कहेंगे P2 के बाद हमने कौन सा चलाया, P3 जो है चला लिया। अब P3 चलाने के बाद हमारा जो मेन टास्क है वो क्या होता है, यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज को अपडेट करना। अवेलेबल किस तरह अपडेट करते हैं, पहले हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं 2886, इसमें क्या प्लस करेंगे, P3 को जितने एलोकेट हो चुके थे 0632 इसको पहले से एलोकेट हुए थे 063 एंड 2। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2 + 0 2, 8 + 6 बनता है 14, फिर 8 + 3 बनेगा 11, 6 + 2 बनेगा हमारे पास 8। तो अब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कितने हैं, वो है हमारे पास 2, 14, 11, 8। ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए हमारे पास इस टाइम पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है। P3 भी यहाँ पे जो है रन हो चुका है। अब चलते हैं P4 की तरफ। अच्छा, P4 की हमारे पास नीड कितनी है, P4 की नीड है 0, 6, 4 एंड ए इस रिसोर्सेज को नहीं चाहिए, बी इसको 6 चाहिए, और 4 जो है रिसोर्स के इंस्टांसेस है इसको 4 चाहिए सी के, और 2 हमारे पास डी के चाहिए। फिर हमारे पास अवेलेबल कितने टाइम पे 2, 14, 11, 8। पहले ए को 0 चाहिए तो ठीक है, इसको 6 चाहिए और हम हमारे पास 14 अवेलेबल है तो मिल जाएंगे। फिर हमें 4 चाहिए तो 11 अवेलेबल है तो मिल जाएंगे, और 2 चाहिए तो हमारे पास 8 अवेलेबल है, ये भी मिल जाएंगे। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और हमारे पास P3 के बाद कौन सा चलेगा, P4 चलेगा। ठीक है, और P4 के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला कौन सा चलाएंगे वो भी मैं बता दूंगा बाद में आपको। अभी P4 हमने देख लिया कि रन हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है अवेलेबल रिसोर्सेज को अपडेट करना। हमारे पास करंटली अवेलेबल कितने हैं 2, 14, 11, 8। प्लस क्या करेंगे, P4 को जितने रिसोर्सेज एलोकेट हुए थे 0, 0, 1 एंड 4 एलोकेट हुआ तो हमने यहाँ पे ऐड कर देना। तो हमारे पास ये बनेगा 2, 14, 12 एंड 12। हमारे पास यहाँ पे 2, 14, 12 यहाँ तक ये पहुंच चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। 2 और 14 सेम रहेंगे, बाकी ये जो है ये दोनों 12 और 12 हो जाएंगे। 2, 14, 12, 12 हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए। अब हमने क्या किया, P0 चल गया, P2, 3 और P4 भी चल गया, बचा कौन सा, P1। अब हम दोबारा से आते हैं P1 की तरफ। ठीक है, आपने दोबारा से स्टार्ट की तरफ जाना है, जो रहेगा हमारे पास सोर्सेस उनको दोबारा से चलाएंगे। तो P1 के हमारे पास नीड कितनी है, P1 की नीड हमारे पास है 0750। पहले P0 था, फिर हमारे पास P1 का प्रोसेस आता है। ठीक है, 0750। और अवेलेबल कितने हैं 2, 14, 12 एंड 12। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ए नहीं चाहिए, बी हमें 7 चाहिए, 14 है तो मिल जाएगा, सी हमें 5 चाहिए तो यहाँ पे 12 है ये भी मिल जाएगा, और डी हमें चाहिए ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और आपका गैंट चार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, P0, P2, P3, P4, P1। अगर आप इस सीक्वेंस में चलोगे तो आपके पास कोई भी डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से अपडेट करते हैं। किस तरह अपडेट करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल है करंटली उनको लिखेंगे, और जो एलोकेट हुए थे P1 को, सिर्फ एक ही रिसोर्स एलोकेट हुआ है P1 पे। ठीक है, एक के ऊपर उसको मिला है, तो 1, 0, 0 एंड 0। इसको जब ऐड करेंगे हमारे पास बनेगा 3, 14, 12 एंड 12। तो हम सिर्फ इस 2 को अपडेट कर देंगे 3। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज इस टाइम पे मौजूद हैं वो 3, 14, 12 एंड 12 है। और आपने देख लिया कि हमारे पास जो जितने भी प्रोसेस आए थे वो सारे कंप्लीट होकर रन हो चुके हैं, और हमारे पास ये रिसोर्सेज जो है अभी भी बचे हुए। तो आपके पास ये रिसोर्सेज अभी मौजूद है, और आपके पास टोटल रिसोर्सेज कितने थे, वो ये थे। अब इन दोनों को कंपेयर करें, 3 और 14 की जगह 14, 12 की जगह 12 और अगले 12 की जगह 12। तो जब भी आपके पास आपके टोटल रिसोर्सेज जो आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किए थे और जो लास्ट में आपके पास बच के आ रहे हैं वो दोनों सेम है, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही तरीके से अपना टास्क जो है परफॉर्म किया, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है। अब हमारे पास P1 को भी यहाँ से कट कर देंगे, और आपके पास सारा का सारा सोल्यूशन आ गया। चेक आपने क्या करना है, सारा लिखना है, P0, 1, 2, 3, 4 एंड तक सारा लिखना है, फिर आपने गैंट चार्ट बनाना है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैं बार बार मिटा रहा था, और ये ना हो कि मैं मतलब पहले मैंने कौन सा चलाया वो मैं भूल जाऊँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, गैंट चार्ट साथ में ही बनाता गया। आप लोग साथ में भी बना सकते हैं, यहाँ एंड पे भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।